हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल फुल लेंथ यह प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार दरोगा में, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 करा दिया था और आज हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे बिल्कुल नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में, यानी कि जब सेशन समाप्त होगा हमारा, तो लास्ट में अपना स्कोर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है आज के सेशन का कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1613 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखेंगे, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी जो थे फ्रेंड्स, यह अबुल फजल के बड़े भाई थे और फैजी अकबर के दरबार के राजकवि थे। ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और फैजी अकबर के कौन थे? दरबारी कवि थे और राजकवि भी थे और नवरत्नों में से एक थे। इन सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अबुल फजल के बारे में अभी मैंने बताया था कि अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। तो अब ध्यान रखेंगे कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा इसी ने शुरू किया था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। अच्छा, सिकंदर सानी की उपाधि से इसने स्वयं को विभूषित किया था। सिकंदर सानी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिकंदर ए सानी की उपाधि से इसने स्वयं को विभूषित किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, और देखिए वीडियो के लास्ट में, यानी कि जब ये सभी जीके जीएस साइंस के प्रश्न समाप्त होंगे तो आपको मैं करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर करवाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए, चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी विद्वान कौन थे? तो देखिए, इनके दरबार में विज्ञानेश्वर थे और विल्हन थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ध्यान रखेंगे, मिताक्षरा, यहाँ मैं लिखता हूँ मिताक्षरा, ठीक है। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। मिताक्षरा जो है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने किया था, क्लियर है। और विक्रमादित्य सिक्स के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने किया था। तो अगर पूछेगा कि मिताक्षरा की रचना किसने किया है, तो विज्ञानेश्वर ने। अच्छा, विक्रमांक देव चरित्र, इसकी रचना किसने किया है? तो विल्हन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक जो था, ये कुजुल कडफिसस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी प्रसिद्ध शासक जो था, ये राजा कनिष्क था। कनिष्क 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था और इसी के समय, यानी कि गद्दी पर बैठने के समय, इसने शक संवत चलाया था। ठीक है, शक संवत चलाया था किसने? तो कनिष्क ने। तो कनिष्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। यहाँ पर एक दो प्रश्न आपको धुंधला दिखाई देंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है, यह 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में। और बौद्ध परंपरा में बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुशीनगर। उसके बाद देखिएगा कि अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे लंबा कौन है। अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे लंबा जो है 7वां शिलालेख है। कौन सा है? 7वां शिलालेख है। उसके बाद देखिए, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बिहार दरोगा के इतिहास में, यानी कि पिछले 14 वर्षों में बिहार दरोगा में, चाहे वह पीटी का एग्जाम हो या फिर मेंस का, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री का और पॉलिटी का, यहाँ मैं लिखता हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी,
इन दोनों को मैंने कवर कराया हुआ, हिस्ट्री का अलग वीडियो में और पॉलिटी का अलग वीडियो में। इसी प्रकार से मैं आपको ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का भी और साइंस का भी कवर करवा दूंगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंच जाए। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किससे व्हाइटमैन कमीशन कहा गया है? व्हाइटमैन कमीशन जो है यह कहा गया है किसको? तो साइमन कमीशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा गया है? कि क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन हुआ था भारत में। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह वक्तव्य जो है दिया था किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें से नहीं हुआ यह आपसे पूछा गया है। देखिए सिखों, मराठों, राजपूतों, जिसमें कि चित्तौड़ और ग्वालियर ये सब हैं, और पूर्वी भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था सिखों, मराठों, राजपूतों, चित्तौड़ और ग्वालियर, और पूर्वी भारत के राजाओं ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी ये श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शेरे मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा अधिवेशन कौन सा था? सबसे बड़ा अधिवेशन जो था यह आपका कांग्रेस के इतिहास में नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सीवी राघवाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और AITUC, देखिए AITUC यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने भारत को जून 1948 तक आज़ादी देने की घोषणा की वह कौन था? तो फ्रेंड्स ये जो थे क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के रासायनिक संगठन में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक मात्रा जो है ये हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। इसके बाद अगर पूछेगा तो हीलियम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला ग्रह कौन कहलाता है? नीला ग्रह जो है कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर आपका मध्यम तापमान, ऑक्सीजन एवं जल की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति के कारण यहाँ पर जीवन संभव है, मौजूद है। जल की सघन उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से नीला दिखता है। तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुनिया के सबसे सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र में आते हैं कौन से? इसमें से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो होता है यह आपका आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पीटी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। ये हो गया दूसरा पॉइंट। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, और भूकंप की तीव्रता मापी किससे जाती है? तो सिस्मोग्राफ से। मापन किस स्केल पर किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर। और मापी किस यंत्र से जाती है? तो सिस्मोग्राफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, वाकई आप पूरा टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर ज़रा ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी घाटी है। कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी है।
याद रखेंगे, जॉर्डन नदी घाटी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह ऑब्वियसली आपको आंसर पता होगा, एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है। और यह नदी यह जो है किस नदी पर है? तो कैरोना नदी पर है। यह ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरोना नदी पर स्थित है। चलिए, तो राइट आंसर एंजिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रसिद्ध भंडार हैं किसमें? राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसके अनुसार से आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अभी फिलहाल के हिसाब से जो है सबसे प्रसिद्ध भंडार कौन सा है, एक बार आप इसका आंसर देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण जो है किस नदी के द्वारा हुआ है? तो इसमें गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए असत्य कथन इसमें से आपको बताना है, यानी कि गलत कथन इसमें से कौन सा दिया गया है। सभी ऑप्शन को एक बार पढ़िए। ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी भी पढ़िए और ऑप्शन डी भी पढ़िए। ठीक है, आई होप कि आपने अब तक पढ़ लिया होगा। राइट आंसर देखिएगा, एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है और पृथक रूप से बहती है। ये गलत दिया गया है। ठीक है, सहायक नदी मुख्य नदी को सोखने के बजाय इसमें मिल करके स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो यही वाला कथन जो है असत्य दिया गया है। बाकी सभी कथन जो है इसमें से सत्य दिया गया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर आपका तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। चलिए आपको हैदराबाद बताना है कि किस नदी के तट पर है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। ध्यान देने योग्य बात है कि रागी, ज्वार, धान, बाजरा ये सभी जो हैं ये खरीफ फसल हैं, लेकिन ये भिन्न किस प्रकार से हैं? तो देखिए धान की फसल जो होती है यह पहले तैयार की जाती है इसके बीज से नर्सरी में, फिर उसको उखाड़ करके उसको रोपा जाता है। तो अब बाकी जो है डायरेक्ट बीज से सीधे तैयार कर लिया जाता है। तो धान जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। डीवीडी क्या है बताइए, इसका डीवीडी पूछा गया है। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा गया है? तो एक बार ऑप्शन ए को पढ़िए और ऑप्शन बी को पढ़ लीजिए। चलिए एक बार ऑप्शन सी को पढ़िए और ऑप्शन डी को पढ़िए। देखिए देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वन आच्छादित है, ये जो है यह गलत दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा। चलिए 5वां हिस्सा लगभग जो है आप कह सकते हैं कि वन आच्छादित है, 7वां नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिर जाएगी कौन सी नदी इसमें से? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माही नदी हो जाएगा। बाकी सभी देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो गन्ने की खेती जो है रोपण विधि द्वारा गन्ने की खेती की जाती है, रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? संविधान के अनुच्छेद, ध्यान से सुनिएगा, संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343 भाग 17, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कहा गया है कि संघ की राजकाज की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी, 14 सितंबर। और इसीलिए 14 सितंबर को जो है ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं रिसेंटली का डाटा आपको बता रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 356 में जो है क्या है, राज्यों में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यदि यदि सभी ऑप्शन को पढ़िए, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन नंबर डी, बाकी 3 ऑप्शन पढ़िए। उच्चतम न्यायालय कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका हो, तो सक्षम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूछा गया है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी। उच्चतम न्यायालय एकीकृत भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसदीय समितियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम लोकसभा में कुल समिति की बात करें तो 16 होती है और राज्यसभा में 8 होती है, तो इस प्रकार से टोटल 24 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्यों में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तो उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के बहुमत सदस्यों ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा भी सहमत हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका राज्यसभा। उसके बाद देखिएगा कि प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई है, कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद वन्य जीवन एवं पर्यावरण का संरक्षण ये भी जोड़ा गया है और समान न्याय एवं निःशुल्क न्याय ये भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आत्मा कहा गया है किसको, तो प्रस्तावना को। और भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रभर झुका दिया जाता है, राष्ट्रीय शोक पूछा गया है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है 50% झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है, तो यह आधा हो जाएगा 50%। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। सनराइज क्षेत्र जो है यह कहा जाता है ऑटोमोबाइल उद्योगों को, ऑटोमोबाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रॉस चेक वह होता है जिसे भुनाया जा सकता है केवल 2 समानांतर रेखाओं के बीच पाने वाले का नाम होता है क्रॉस चेक। ठीक है, और ध्यान देंगे कि इसका भुगतान उस संबंधित बैंक के द्वारा होता है जिसके संबंध में वह जारी होता है। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक के द्वारा। उसके बाद देखिए विषम शब्द इसमें से पहचानना है, तो इसमें से जो विषम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है अलग है इन तीनों से। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद नेटस्केप और मौजिला जो है यह क्या है, नेविगेटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए और ये क्या है, एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिएगा कि जॉकिंग संबंधित है, जॉकिंग घोड़ा दौड़ से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। एक शब्द है पंटर, ये भी घोड़ा दौड़ से ही संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, घोड़ा दौड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत रत्न की उपाधि निकटतम अतीत में किससे प्रदान की गई है, निकटतम अतीत इसमें पूछा गया है। तो अगर हम इसमें से बात करें तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न इसमें दिया गया है निकटतम। ठीक है, हालांकि प्रणब मुखर्जी जी को भी दिया गया है, पिछले बार दिया गया था। ठीक है, चलिए इसमें 2 लोग और थे, नानाजी देशमुख थे और एक असम के जो थे उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ में अक्षर सी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें क्या होता है, अक्षर सी पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड यानी कि चिल्ड्रन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो एक आम है, इसको जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र में यह होता है, यह आपको भी पता होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आम की एक किस्म। उसके बाद देखिए मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है,
तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, चलिए तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसके आविष्कार ने कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी बनाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चिप जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिएगा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में यहाँ पर देखिए CRM का अर्थ क्या है। CRM का अर्थ क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। डायोड द्वारा उच्च निर्वाह में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बहुत कम होता है। उसके बाद देखिए उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से AC रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो उच्चतर वोल्टेज वाली निर्बल AC को निम्नतर वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदल देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होता है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो यह बल जो है यह कोई और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद देखिए किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो वास्तविक जो है ये 20 है बटा आभासी गहराई 15 है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 1.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1.33। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का पिता जो है कहा जाता है गैलीलियो को। ठीक है, तो ये आपका गैलीली हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती बस से कूदना खतरनाक है। चलती बस से कूदना खतरनाक है क्यों, तो किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है। तो इसमें क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, चलिए जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है, फलस्वरूप लार्वा जो है पानी में डूब करके मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्माधारिता का मात्रक कौन सा है। तो उष्माधारिता का मात्रक जो है यह आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी में यहाँ लिख देता हूँ। उष्माधारिता का मात्रक जूल केल्विन इनवर्स है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा दर्पण है यह, तो यह दर्पण जो है कौन सा दर्पण हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। तो यह दर्पण जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर होता है, तो कान आँख नाक के डॉक्टर करते हैं, सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेविंग मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो इसमें से अस्थायी कण जो है यह न्यूट्रिनो है। कौन सा है, न्यूट्रिनो जो है यह अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यह अस्थायी मूल के कण है और अस्थायी पूछा गया है। चलो उसके बाद देखिएगा एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर के 3 लीटर हो जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग कितना होगा, कार्य पूछा गया है इसमें से, बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, मैं आंसर बता देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 200 जूल लगभग। तो 200 जूल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और 1 लीटर से यहाँ पर देखिए 3 लीटर हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है। तो अम्ल पूछा गया है, तो अम्ल में सबसे सामान्य तत्व जो होता है
समान मतलब उसमें हाइड्रोजन होगा सभी अम्ल में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है यह आपका कौन सा हो जाएगा, MgHCO3। तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ध्यान रखेंगे। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। तांबा और जस्ता जो है यह मिश्रण किसका है, तो फ्रेंड्स यह पीतल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। उसके बाद देखिए सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, तो भर्जन जो है यह किया जाता है किस अयस्क में, तो यह किया जाता है सल्फाइड अयस्क में, ठीक है। सल्फाइड अयस्क में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण क्षति है किसकी, तो इलेक्ट्रॉनों की। सोडियम का प्रतीक क्या है, तो सोडियम है Na। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार देखिए। और इसमें पूछा गया है कि सामान्य धातु के 4 तार का भार एवं विस्तृति का ग्राफ निम्नवत है। ये ग्राफ दिया गया, सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाती है। यहाँ पर देखिए सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाती है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, OA, ठीक है। सबसे अधिक तथा भार सबसे कम है, इसी कारण क्या होगा कि तार OA सबसे पतला तार होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज जो है कहा जाता है सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी, तो यह जो है दिखाई पड़ेगी काली। पेड़ की पत्ती लाल कांच में काली दिखाई इसलिए पड़ती है क्योंकि लाल प्रकाश का हरे रंग की वस्तु द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है, इसीलिए ब्लैक दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था, तो मैंने कई बार बताया है आपको कि पीएच स्केल जो है यह दिया था किसने, तो सोरेनसन ने, ठीक है। सोरेनसन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सुमेलित करना है। सूची 1 है और नीचे देखिए सूची यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाना। तो यहाँ पर देखिएगा बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा संयोजी तंत्र है, इसका कार्य विभिन्न ऊतकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलिए देखेंगे कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का कार्य परिचालन में सहायता करना है, ठीक है, परिचालन में सहायता करना है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का कार्य हो जाएगा या आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना है, जो कि यहाँ 5 में दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको आप लोगों को मिला लेना है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। 2-4 सेट हो जाएंगे तो PDF आपको दे दिया जाएगा। आंख के मायोपिक दृष्टि, अल्प दृष्टि में, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ठीक है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सम्मुख बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो शाकाहारी है तो ऑब्वियसली दूध से मिल जाएगा इसको, तो दूध राइट आंसर हो जाएगा। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है, तो यह की जाती है दिन के समय, ठीक है, दिन के समय राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा SARS का पूर्ण रूप क्या है। सार्स आपने कई बार सुना होगा, कोविड के दौरान सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, यह है सार्स का पूरा नाम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखेंगे, ठीक है, सीवियर। बाकी एक्यूट तो आपको पता ही है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद देखिए निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, दूध जो है यह खट्टा हो जाता है किसके, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि DNA का मूल मात्रक क्या है,
डीएनए का मूल मात्रक जो है यह क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि यहाँ पर देखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स यह होता है किससे? तो यह होता है विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए से। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो है किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। नेत्रहीन विद्यालय, ये कहाँ पर है? नेत्रहीन विद्यालय, बताइए। नेत्रहीन विद्यालय जो है कदम कुआं पटना में है। तो यहाँ पर देखिए कदम कुआं दिया गया है। मंदार विद्यापीठ कहाँ पर है? मंदार विद्यापीठ भागलपुर में है। तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये पटना में है। ठीक है, और विश्वविख्यात पेंटिंग विद्यालय जो है ये मधुबनी में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसकी गठन जो है यह 1931 में किया गया था। गठन में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न करवा देखिए 84 नंबर है कि 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए यह जो किया गया है यह प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी सर डेविड एटनब्रो को किया गया है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यह आपका हो जाएगा डेविड एटनब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 मई 2022 को यहाँ पर देखिए हैरिया क्लोन यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा शरद गरुड़ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। उन्होंने किस भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 28 से 30 मार्च 2022 के मध्य चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम कहाँ संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जो है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो है यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ है। ठीक है, देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संवाद 2022 कहाँ आयोजित हुआ? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री परिषद संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर आपका वाशिंगटन DC हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 16 मई 2022 को एलिजाबेथ वार्न ने किस देश के प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण किया है? तो एलिजाबेथ बॉर्न, यहाँ मैं लिखता हूँ एलिजाबेथ बॉर्न, ऐसे बॉर्न लिखा गया है, एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और राइट आंसर इसका फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 25 मार्च से 6 अप्रैल 2022 के मध्य भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण खंजर 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखेंगे। इसका नवा संस्करण जो है यह आयोजित कहाँ पर किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। तो बकलोह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ स्थित है? भारत का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ पर है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में है, उसका उद्घाटन हुआ है। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है किसने, बताइए राइट आंसर। अच्छा, इसका विमोचन किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं यह पत्रकार रशीद किदवई हैं, रशीद किदवई। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स मैंने करा दिया आपको, और आपको पता है कि 100 प्रश्न होता है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न जो होते हैं ये मैथ रीजनिंग के होते हैं। तो बिल्कुल पैटर्न पर मैंने करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर